हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे आप। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में इंटरफेस वाली सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जिसमें G1, S और G2 ये तीनों चीज़ें कवर करी थी। आज हमें क्या पढ़ना था, माइटोसिस के बारे में। थोड़ा बहुत बताया था आप लोगों को वैसे माइटोसिस होता क्या है। ज़रा सा एक बार रिकैप ले लेते हैं और थोड़ा सा आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ कि कैसे हम इसमें अभी मूव करने वाले हैं। वैसे तो एम फेस अगर आप देखो तो उसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, वैसे स्टेजेस हैं। तो उन स्टेजेस को कैसे हमें पढ़ना है कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है, उस फेजेस को हमें पढ़ना है। ठीक है, ज़रा सा बताता हूँ कि माइटोसिस था क्या। वैसे कल आप लोगों ने अगर सुना भी होगा तो याद भी होगा, बट तब भी एक बार देख लेते हैं। एम फेज को ही हम क्या बोल रहे थे, माइटोसिस फेज ही तो बोल रहे थे हम, माइटोसिस फेज। ठीक है, इसी के बारे में कह रहे थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्रोमोसोम वाला, जो कल मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा भी रहा था। जैसे ये समझो कि सेल होता है, उसी तरह अपनी बॉडी समझो कि इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के। तो हमें करना क्या है कि इसी को बराबर बराबर देना है। जैसे एक सेल है, उसको अपने अगले मतलब अपने डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम भेजने हैं, उन्हें हाफ नहीं करना है। जस्ट देखना ज़रा सा, यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि जैसे एक सेल है, उसके अंदर क्या है, ऐसे 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं, कुछ इस तरीके से देखना। अब ऐसे पूरा बना पाना तो पॉसिबल नहीं है। समझो ये क्या है, ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। मतलब मैं यहाँ लिख दूँ 46 क्रोमोसोम हो गए, क्रोमोसोम है ये, यही तो ये क्या है, 46 क्रोमोसोम है। अब मुझे एट द एंड चाहिए क्या, माइटोसिस में होता क्या है कि ये सेल जैसी है पेरेंट सेल, उसी तरह डॉटर सेल मुझे 2 चाहिए। बट उसमें ध्यान क्या रखना है, ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये अलग नहीं होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। मतलब मैं बात करना क्या चाह रहा हूँ, देखो जैसे मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मुझे ये दोनों सेल्स चाहिए तो है ही, और इन दोनों में मुझे क्या चाहिए, क्रोमोसोम के 23 जोड़े चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसे आप आधा कर दो। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर सेम रह जाते हैं। तो इसी को तो मैं क्या कह रहा था, माइटोसिस बोल रहा था इसी को। अगर इसी केस में आप क्रोमोसोम का नंबर आधा कर देते हो तो इसको मियोसिस बोलते हैं। ये आगे पढ़ेंगे भी। तो ये भी क्या है, 23 पेयर है क्रोमोसोम के, ये भी क्या है 23 पेयर। मतलब इस कहानी में मुझे ऐसा ही सेल, मतलब ये पेरेंट सेल, ये जब डिवाइड हो तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए और उसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम टू सेम रहे। ये पॉसिबल है कैसे, इस बीच में कोई तो आपका कुछ ना कुछ फेजेस चल रहे होंगे, उसी को तो माइटोसिस कह रहे हैं। उसी में इसको स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है। ध्यान से देखना, मैं जस्ट इन वाले क्रोमोसोम के पेयर को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने क्या किया, एक एक को यहाँ पे लिख लिया। ऐसे मुझे 23 जोड़े वैसे तो बनाने हैं, सारे तो हम नहीं बना पाएंगे, बस समझने के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्या है, 23 जोड़े हैं, 23 पेयर्स मुझे बनाने हैं। अब ध्यान से देखना, मैं कह क्या रहा हूँ कि मुझे इनका कंटेंट बराबर बराबर रखना है। ऐसे समझो कि जैसे बॉडी है, बॉडी में पेयर ऑफ, ये हमारे ईयर हैं, आइज़ हैं, इसको आप समझो कि ये क्या है, क्रोमोसोम पेयर है। कि एक ऑर्गेनिज्म अगर बनाना है आपको तो उसमें क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ ऑर्गन्स, मतलब सारी चीज़ें बराबर हों। जैसे लंग्स हैं पेयर में है, किडनी है पेयर में है। तो उसी तरह का मैं कह रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म जब बनाना होता है तो मुझे ये पेयर वाली चीज़ें, क्रोमोसोम का पेयर बना के रखना होता है। कुछ एक्सेप्शन है बायो में, वो हम आगे देखेंगे भी कि हैप्लॉइड सेल आपकी जो होती है, जैसे इंसेक्ट में आपने देखा होगा ड्रोन, हनी बी, उसमें ऐसा होता है कि वो हैप्लॉइड होते हैं। बट हम ओवरऑल मोस्टली जितनी चीज़ें कवर होती हैं हम उसकी बातें करेंगे यहाँ पे, जो कि बुक में दी भी गई है। उसके बारे में 1-2 लाइन लिखी भी है इंसेक्ट के बारे में, वो जस्ट लर्न करना है कि हैप्लॉइड होते हैं वो, मतलब उनमें ये जो पेयर है ये आधा प्रेजेंट होगा, पूरा नहीं होता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स,
उन सभी में यही कहानी चल रही होगी। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि जो भी आपके ये पेयर ऑफ सारी चीज़ें, उनको आप क्या इमेजिन करो कि ये सब हैं क्या, आपके क्रोमोसोम्स हैं। मतलब ये आपके इन्हीं के ये पेयर्स हैं। यहीं पे मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इसी को डिवाइड करना है। एक चीज़ कल आपको बताया था, याद है, कि जब तक आपका क्रोमोसोम इस सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है वो एक ही क्रोमोसोम कहलाता है। भले आप डीएनए का अमाउंट डबल कर लो, उसके क्रोमेटिड दुगने कर लो, लेकिन अब भी वो एक ही आपका क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम ही तो कहलाएगा। तो ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ये इसका रेप्लिकेटेड पार्ट है। रेप्लिकेटेड मतलब ये भी क्रोमोसोम ही है, बट अभी ये एक ही गिना रहा है। ठीक है, अभी एक ही गिना रहा है, ये भी अभी 23 जोड़ा ही है। तो मैंने किया क्या, दिमाग लगाया ना। जैसे मैंने क्या किया, सारे ऑर्गन्स को अब डबल डबल कर लिया, बट ओवरऑल अगर आप देखो कि एक सेल के अंदर अगर आप चीज़ें डबल करते चले जा रहे हो तो होगा क्या, सेल की साइज़ बढ़ेगी। ठीक है, अगर सेल की साइज़ बढ़ रही है, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, तो उसका न्यूक्लियस जो होता है वो उसके साइटोप्लाज्म की बढ़ती साइज़, बढ़ते हुए ऑर्गेनल्स, उनको मैनेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए होता क्या है, जब आपका साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का रेशियो गड़बड़ होता है तब सेल डिवाइड होता है। यही चीज़ यहाँ पर भी मायने रख रही है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे चाकू चला दो आप। जब आप इसको बीच में से ऐसे काटोगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये आपके अलग अलग हो जाएंगे। मतलब जब ये अलग अलग होंगे तो बनेगा क्या, एक आपका इस तरह की जोड़ी बन के तैयार होगी। मतलब जो आपका रेप्लिकेटेड वाला पार्ट था, ये भी 23 जोड़े क्रोमोसोम थे, और मैंने यहाँ से एक टुकड़ा लिया, यहाँ से एक टुकड़ा लिया, उसकी एक जोड़ी बनाई। उसको मैं एक ऑर्गेनिज्म के बॉक्स में डाल दे रहा हूँ कि उसको मैं एक ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ। जैसे स्टोरी समझा रहा हूँ कि माइटोसिस आपको अभी ईजिली समझ आ जाए। तो ये मैंने डॉट डॉट वाला बना दिया 23 जोड़े। इसको एक आपके सेल के बॉक्स में डाल दिया मैंने, जिसको मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या है, 23 पेयर है। अगला बॉक्स क्या तैयार हुआ, ये वाला, ये जो आपका ये हिस्सा है, 2 जोड़ी 3 जोड़ी, ये वाला भी तो था, भूल कहाँ गए इसको, ये भी तो था ना। देखो ये भी क्या है, 23 जोड़े ही तो है। तो हमें जो चाहिए था वो तो अचीव हो गया ना। मतलब हमने डबल किया था, डबल करने के बाद एक एक क्रोमेटिड को तोड़ दिया और उसको अलग अलग सेल में डाल दिया। यही चीज़ें पॉसिबल करनी थी। मतलब क्रोमोसोम का नंबर हमने बराबर कर लिया। इस केस को हम कहते हैं माइटोसिस। अगर इसी केस में एक जोड़ी क्रोमोसोम गायब होते, सिर्फ एक ही आपका प्रेजेंट होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। ये तो आपका माइटोसिस वाला ज़रा सा कॉन्सेप्ट था कि ये है क्या चीज़ें। अब हम एंटर कर रहे हैं कि एम फेज़ होती क्या है। एम फेज़ के बारे में ज़रा सा देखते हैं। ठीक है, देखो एम फेज़ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ एक दो बातें जो लिखी हैं एनसीईआरटी में वो थोड़ा सा देख लेते हैं, देन आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो मेन बातें लिखी क्या है कुछ। एम फेज़ को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल मतलब बराबर डिवीजन किस चीज़ का, क्रोमोसोम नंबर का। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। मतलब क्रोमोसोम नंबर यहाँ सेम रहता है, क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर सेम होता है। यही तो बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर सेम हो रहा है। इस फेज़ को हम कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ ऑफ सेल साइकिल। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। ड्रामा मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम की ढेर सारी हरकत देखने को मिलेगी। कभी ये डबल हो रहा है, कभी इसका ये जो क्रोमेटिन वाला धागा है ये कभी कंडेंस होता दिखेगा, कभी डीकंडेंस होता दिखेगा, कभी अलग होता दिखेगा, तो कभी एक कवर में आ जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ोगे, जब इनके फेजेस पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोल रहे हैं, मोस्ट
ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक फेज होता है कौन सा, ये वाला। और यहीं पर यहाँ पे कहा जाता है सबसे ज़्यादा रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है ऑर्गेनेल्स का। मतलब जो भी आपने पार्ट्स डबल किए थे, मतलब जो क्रोमोसोम था आपका, आपने उसके वो डीएनए का अमाउंट डबल किया, उसके क्रोमेटिड डबल किए, मतलब आपने बॉडी के आपने ऑर्गन्स डबल किए थे। अब उन सारे ऑर्गन्स को आपने डबल तो कर लिया, लेकिन उसे अपनी अपनी जगह पर रखना भी तो ज़रूरी है। उसी तरह यहाँ पे बोला जाता है कि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंटेंट, ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल्स अकर। कहाँ पर, आपके एम फेज की बात कर रहा है। एम फेज में ही तो बताया था हम इनमें 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, याद है वो चीज़? देखो ये हम देख रहे थे कल ही, ये चीज़ें हम देख रहे थे ना। ये पूरा क्या था, ये तो इंटरफेस था, इंटरफेस था। बाकी बची चीज़ें हमारा ये क्या था, ये एम फेज में आ रहा था। थोड़ा सा बड़ा बना ले रहा हूँ। ये क्या था अपना, एम फेज में आ रहा था। इसी को तो आप क्या बोल रहे थे, एम फेज या माइटोटिक फेज। एम फेज या इसी को माइटोटिक फेज ही तो बोल रहे थे, यही तो बोल रहे थे। इसमें भी मैंने कहा था ना फर्दर 4 डिवीज़न थी। एक को आप क्या बोल रहे थे, प्रोफेज। एक को आपने कहा प्रोफेज। एक को आपने क्या कहा, मेटाफेज। एक को आपने कहा एनाफेज। एक को आपने कहा टीलोफेज। देन आप लास्ट में क्या बोलते हो, जब ये पूरा न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, इस पूरे केस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, लास्ट वाले केस में आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसको आप साइटोकाइनेसिस कहते हो, साइटोकाइनेसिस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कल आपको बताया था, याद है कुछ, कि यहाँ पे जो डीएनए होता है आपका, भले डबल हो गया हो, लेकिन वो ऐसे उलझे हुए फॉर्म में होता है, मतलब कॉइल्ड फॉर्म में ऐसा आपको नज़र आएगा। देखो ऐसे ही कुछ बताया था, बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला कुछ याद है, जिसको आप क्रोमेटिन कह रहे थे, क्रोमेटिन। यही अगर मैं कह दूँ ये उलझा हुआ है, और इसमें जो बीट्स आपको दिख रहे हैं, छोटी छोटी गांठ हिस्टोन प्रोटीन की, ये कुछ ऐसे ऐसे दिख रही होगी अलग अलग, ठीक है। यही ये वाला आपका जो क्रोमेटिन है, ये आपका पूरे इंटरफेस में घूमता हुआ नज़र आएगा। इसमें दोबारा कंडेंसेशन कहाँ शुरू होती है, दोबारा से इसको और मजबूती, मतलब कंडेंस किया जाना होता है ना, कंप्रेस करते जाना। जब किसी चीज़ को कंप्रेस करोगे या कॉइलिंग करोगे तो होगा क्या, उसकी साइज़ कम होगी और उसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे छोटा होगा, मतलब मोटा भी होगा और छोटा भी होगा। तब आप क्या क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है, जब आप इसमें कंडेंसेशन करते हो। इसी में जब आप कंडेंसेशन करते हो तभी तो आपका ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से बन रहा होता है, ठीक है। यही केस यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आपका कंडेंसेशन शुरू होगा। मतलब ये पूरे इंटरफेस में आपको ये चीज़ क्लियर थी कि क्रोमेटिन यहाँ तक तो था ही, क्रोमेटिन यहाँ से शुरू हुआ था और ये चलते चलते पूरे इंटरफेस में घूमा था, एंड देन यहाँ के बाद से इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था। कहाँ, प्रोफेज से। तो यहाँ से हम कहानी स्टार्ट करेंगे प्रोफेज की, कि प्रोफेज में होता क्या था। प्रोफेज में यही होता है कि इसकी कंडेंसेशन होगी। मतलब ये जो उलझा हुआ डीएनए है, इसको आपके बुक में लिखा है कि मतलब टैंगल्ड, वैसे वर्ड होता है उलझा हुआ। जब आप इसको सुलझाते हो तो उसको कहते हैं अनटैंगल्ड। तो कहा जाता है कि ये जो टैंगल्ड फॉर्म में था, ये आगे जब बढ़ेगा तो इसकी अनटैंगलिंग होगी, मतलब अब ये खोला जाएगा और इसकी कॉइलिंग होगी, मतलब अब इस डीएनए को लपेटा जाएगा और एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट होगा। जैसे ऐसे ही समझ सकते हो कि ये आपका क्रोमोसोम था, ठीक है। इसमें जैसे जैसे आप कॉइलिंग करते जाओगे तो होगा क्या, ये कॉइलिंग होते 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 थोड़ा मोटा होगा,
और धीरे धीरे क्या होगा, ये छोटा होता भी तो चला जाएगा, मोटा होगा, छोटा होगा, फिर धीरे धीरे इसमें कंडेंसेशन, मतलब ये एक शेप लेने लग जाएगा कुछ ऐसे। इसमें तो मान लो क्रोमोसोम बनता है, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। ये कुछ क्लियर हो रहा है कि है क्या? तो इसी को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि प्रोफेज क्या है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एक एक करके देखते हैं। यहाँ तक आप एक बार नोट डाउन कर लो, तब आगे चलते हैं। चलो हम प्रोफेज को देख रहे हैं एम फेज के अंदर। सबसे पहला हमारा क्या था? प्रोफेज। प्रोफेज हम देख रहे हैं। प्रोफेज को भी मैं दो चीज में बता रहा हूं, एक आपका होता है अर्ली प्रोफेज, एक आपका होता है लेट प्रोफेज, मतलब जब प्रोफेज खत्म हो रहा होगा। एक को आपने कहा अर्ली प्रोफेज, एक को आपने कहा लेट प्रोफेज। जब अभी जस्ट एंटर किया होता है सेल, तो हमें क्या पता होता है, जब एंटर किया होता है डीएनए साइकिल में, प्रोफेज में, जैसे ही माइटोसिस में आएगा तो हमें पता है ये अभी तो उलझा हुआ है, डीएनए आपका अभी उलझा हुआ है, ये अच्छा खासा न्यूक्लियर एनवेलप में घिरा हुआ है अभी, ठीक है। यहीं पे न्यूक्लियोलस और बाकी सारी चीज़ें भी तो प्रेजेंट थी, न्यूक्लियोलस हो गया, इसी में आपका क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनेल्स तो हैं ही, है ना, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ प्रेजेंट है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे आपका होगा जैसे जैसे इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होगी तो होगा क्या, कंडेंसेशन के साथ साथ ये जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है बाहर का, ये धीरे धीरे गायब होना शुरू होगा, मतलब डिसअपीयर होना शुरू होगा। न्यूक्लियर एनवेलप गायब होगा, आपके ये ऑर्गेनेल्स गायब होंगे, न्यूक्लियोलस गायब होगा, ये सब होगा क्या, धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। और ये कंडेंस होते होते धीरे धीरे आपको दो क्रोमेटिड के फॉर्म में नज़र आएंगे कि हाँ इनमें दो क्रोमेटिड नज़र आ रहे हैं, वो भी एक सेंट्रोमियर पे अटैच। और यहीं पे आपको पता है एनिमल सेल में कि आपका सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है, यहाँ पर सेंट्रोसोम क्या होता है, अपने ऑपोजिट पोल पर मूव भी करता है। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे लेट प्रोफेज में तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कुछ इस तरीके से। ये जब धीरे धीरे डिसअपीयर होंगे तो कैसे नज़र आएंगे, ये कुछ कुछ ऐसे नज़र आएंगे। या अभी इसको बाद में बनाते हैं, पहले आपके क्रोमोसोम को बना लेते हैं कि क्रोमोसोम आपका कुछ कुछ ऐसे क्रोमेटिड के फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बट ये एक्चुअल क्रोमोसोम में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, ठीक है, मतलब ये क्लियरली अभी विजिबल नहीं है, जस्ट इनका अपीयरेंस हमें देखने को मिला। इनका जस्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला है, अभी क्लियरली अभी ये विजिबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। और इनका ये जो न्यूक्लियर एनवेलप था ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो भी धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे हैं। न्यूक्लियोलस था वो भी डिसअपीयर हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गोल्जी अपैरेटस, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही हैं। और ये क्रोमोसोम्स आपको थोड़े थोड़े दिखने लग रहे हैं, बट क्लियरली विजिबल नहीं है, बस ये पता चल रहा है कि दो क्रोमेटिड्स इनके नज़र आ रहे हैं मुझे। साथ ही साथ यहीं पे आप देखोगे ना, एनिमल्स में हमें पता है ये सेंट्रियोल्स होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में, और ये जो डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में, अब ये क्या करेंगे, ये मूव करेंगे अपने पोल के तरफ, इनका मूवमेंट अपने पोल के तरफ होगा और ये अपने आसपास से एक स्पिंडल फाइबर निकालेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर निकालेंगे, जिसको आप एक एस्टर का नाम दोगे। जब ये ऐसे सितारे की तरह चमकेंगे ना,
ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल निकालेंगे। ये क्या है? रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट्स आउट करेंगे, निकालेंगे। ये दोनों तरफ से होंगे। ये जो दोनों आपके सेंट्रियोल हैं, ये दोनों अपने अपने धागे ऐसे निकालेंगे। इन्हीं को क्या बोल रहे हो आप? एस्टर्स बोल रहे हो। ऐसे सितारे की तरह चमक रहे हैं ना, एस्टर्स। यही क्या करेंगे? माइटोटिक अपैरेटस बनाएंगे। जैसे गोल्जी अपैरेटस था, पूरा का पूरा एक बंडल टाइप, बस उसी तरह समझो। ये जब पूरा ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कंपाइल, तो इसको हम बोलते हैं माइटोटिक अपैरेटस। थोड़ी सी बात यहाँ पे लिख लें, क्या क्या चीज़ें हुई हैं देखते हैं। आ जाओ। प्रोफेस में आपका सबसे पहले क्या हुआ? इसको हम कहते हैं कि ये शुरुआत होता है मार्क्ड बाय, किस चीज़ से शुरुआत हुआ? शुरुआत हुई कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम से। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मटेरियल कह लो, ठीक है, क्रोमोसोम मटेरियल। क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर क्रोमोसोम तो है नहीं अभी क्या है? ये क्रोमेटिन था। तो क्रोमोसोम के मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ और हमें क्या नज़र आने लगा? यहाँ पर क्रोमोसोम अपीयर कैसे दिखने लगे? 2 क्रोमेटिड्स ऑन सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमेटिड आपको नज़र आने लगे। ये कहाँ की बात हो रही है? यहाँ पर प्रोफेस में। और क्या होने लगा? न्यूक्लियर एनवेलप और कुछ कंपोनेंट्स ऑफ सेल भी डिसअपियर होने लगे। न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट लिख रहा हूँ, नॉट कंप्लीट। यहाँ शुरू हुआ है क्या? न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट डिसअपियरिंग, मतलब गायब होना शुरू हो गए, डिसअपियरिंग। एंड अदर कंपोनेंट्स भी, एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल डिसअपियर। ये धीरे धीरे गायब होना शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा था? आपका ये जो सेंट्रोसोम है, ये पोल के तरफ मूव करने लग रहे थे। सेंट्रोसोम मूव्स टूवर्ड्स पोल, पोल की तरफ मूव कर रहे थे और ये एस्टर्स फॉर्म कर रहे थे। कुछ इस तरीके का एस्टर्स फॉर्म कर रहे थे, माइक्रोट्यूब्यूल निकाल रहे थे। हमें भी पता है वो प्रोटीन का माइक्रोट्यूब्यूल होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? प्रोफेस आप एक बार देख लो, देन हम मेटाफेज पे एक बार एंटर करते हैं फटाफट से, ठीक है? आ जाओ। इसी के बाद हमें देखना है क्या? मेटाफेज। मेटाफेज में होगा क्या? ये जो इनके आपके ये माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे थे, ये जो धागे थे, ये धागे क्या करेंगे? इनकी कमर से लग जाएंगे। के फॉर कमर, के फॉर काइनेटोकोर। बताया था क्रोमोसोम में एक काइनेटोकोर होता है, प्रोटीन की बगल बगल प्लेट लगी होगी, ठीक है, जो आपके सेंट्रोमियर को कवर करती हैं। ये उस काइनेटोकोर से धागे जुड़ जाएंगे और क्रोमोसोम को, दोनों क्रोमेटिड को अलग अलग कर देंगे। बट ये होता है ना फेज में। मेटाफेज में तो अभी होगा कि वो धागे इनसे चिपकेंगे और इन सभी क्रोमोसोम को एक लाइन में लाके खड़ा कर देंगे। देखना, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें मेटाफेज देखना है, जो कि सेकंड स्टेज है। हम देखने जा रहे हैं क्या? मेटाफेज। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे लिखने का काम यहाँ थोड़ा कम रहेगा, समझाने वाला डायग्राम बेस्ड चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है। दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूँ? मेटाफेज।
मेटाफेज में कहा जाता है कि जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप और ये सारी चीज़ें जो डिसअपियर होनी शुरू हुई थी, यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, मतलब पूरी तरह से गायब हो जाती है। देखो ये मैंने बनाया, आपका ये समझ लो, फिर धीरे धीरे ये आपका मेटाफेज का एंड टू एंड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा वो कह रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा ये पूरी तरह से अब जब गायब हो जाएंगे तो क्रोमोसोम भी यहाँ पर क्लियरली विजिबल होंगे, कुछ इस तरीके से। ये जो अभी तक प्रॉपर दिख नहीं रहे थे ना, अब ये प्रॉपर तरीके से नज़र आने लग गए। ये प्रॉपर तरीके से नज़र आने लग गए। और यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, ये आपका मैं बना रहा हूँ सेंट्रियोल। ये क्या था, सेंट्रियोल था। अब ये सेंट्रियोल क्या करता है, अपने धागे निकालता है, और इनके पास मुझे पता है कि ऐसे काइनेटोकोर होते हैं साइड साइड में, कुछ इस तरीके से काइनेटोकोर इनके आसपास होंगे। इन्हीं स्ट्रक्चर को मैं क्या कह रहा हूँ, काइनेटोकोर। इन्हीं काइनेटोकोर से क्या जुड़ेंगे, उनके वो फाइबर्स, वो जो माइटोटिक फाइबर्स थे, इनके ये फाइबर्स कुछ इनसे इस तरीके से जुड़ेंगे, या इनका कुछ इस तरीके से जुड़ रहा होगा, या आपस में ऐसे ढेर सारे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब ये आपस में जुड़ने के बाद हुआ क्या, इन सभी क्रोमोसोम्स को जो पूरे साइटोप्लाज्म में इधर उधर नाच रहे थे अपने पापा का घर समझ के, अब इनको एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया गया। कैसे, देखो ये दोनों आपके क्या थे, सेंट्रोमियर थे, अरे सेंट्रोमियर कह रहा हूँ, सेंट्रियोल थे। अब ये सेंट्रियोल ने क्या किया, ऐसे ऐसे धागे बिछाए थे, पूरे सभी को बांध रखा था ना। बांध रखने के बाद हुआ क्या, ये सारे क्रोमोसोम मेटाफेज के बीचों बीच प्लेट पे आके क्या हो गए, अलाइन हो गए, कुछ इस तरीके से। काइनेटोकोर से जुड़े, ये बात ध्यान रखना, काइनेटोकोर से ये सब जुड़े हुए हैं। ये सब यहाँ से इसके आके जुड़ जाएंगे। ठीक, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स थे, ये यहाँ पे आके जुड़ गए। ये होता है मेटाफेज के कहानी में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स। इन सब का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब सब गायब हो जाएंगे। तो अगर सब गायब हो गए तो होगा क्या, अब क्रोमोसोम आपको क्लियरली विजिबल होंगे। यहाँ पर नाउ यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट डाल के लिख लो कि ये बात पूछ सकता है कि क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होंगे, क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रोमोसोम को देख तो सकते हो ना, ये क्लियरली अब विजिबल हो पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या कि आपका ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है किससे, अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमैटिड, क्रोमैटिड कह लो या ईच क्रोमोसोम कह लो। ठीक है, हर किसी के क्या होगा, आके ये जुड़ेगा, कौन, आपका ये फाइबर, ये यहाँ पे जुड़ेगा और इन सब को अलाइन कर देगा।
अलाइन इन अ सिंगल प्लेट, जिसको आप क्या बोल रहे हो, मेटाफेजिक प्लेट। ये सारी क्लियरली लाइन आपको एनसीईआरटी में और अच्छे से मिल भी जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का ध्यान देना कि यहाँ हो क्या रहा है। अब इस फेज़ के बाद होगा क्या, यहाँ पे जस्ट बीचों बीच ऐसे चाकू चलेगी और इसमें क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर था आपका, ये बीच में से टूट जाएगा और टूटेगा, इसी को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। अब एक बार स्प्लिट हो गया तब आप इसको अलग कर सकते हो, मतलब इस धागे से ऊपर खींच सकते हो। तो स्प्लिटिंग एंड आपका सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ये कहाँ हो रहा होगा, आपके एनाफेज वाले दूसरे फेज़ में ये चीज़ हो रही होगी। ये आप नोट डाउन कर लो, तब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एनाफेज हम देखने वाले हैं। एनाफेज में क्या है, देखो ये तीसरा था एनाफेज। यहाँ पर वही चीज़ बताए कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, मतलब आपके क्रोमेटिड ये अब स्प्लिट होंगे, देन सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। यहाँ पे वही कहानी चलेगी। देखो वापस से दो ये स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता थी कि क्रोमोसोम क्या थे, ये जो 4 क्रोमेटिड में थे, अब बीच में चाकू चलने के बाद क्या हुआ, ये सेपरेट हो गए, मतलब स्प्लिट हो गए, अभी ये 2 टुकड़ों में बट गए। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गया और ऊपर इनके क्या लगा था, ये आपका सेंट्रियोल था जो इन सभी को क्या जोड़ के रखा था, इन सभी से ये जुड़ा हुआ था। अब जैसे ही ये आपस में क्या हुआ, जैसे ही ये आपस में बीच में से स्प्लिट हुए, ये सभी धागे अपनी तरफ इनको खींचने लग जाते हैं, खींचने लग जाएंगे। अब खींचने लग जाएंगे तो होगा क्या, जैसे देखो खींचने लग जाएंगे तो इनके अलग अलग शेप बनने के चांसेस हो जाएंगे। अलग अलग शेप मतलब क्रोमोसोम को अगर मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ, कुछ ऐसे देखना कि अगर मैं क्रोमोसोम को कुछ इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर से इसको खींचूंगा, मान लो मैं मिडल में से खींच रहा हूँ, तो इसका कोई शेप बना, वी शेप बना। मान लो मैं इसको थोड़ा सा आगे कोने से खींच रहा हूँ तो कुछ एल शेप बना। कुछ इस तरीके से जब आप इसको खींचते हो तो यही फेज़ आपको बताता है कि आपको क्रोमोसोम का शेप कहाँ दिखेगा। आपके एनाफेज वाले स्टेज में इसको आपको शेप स्टडी करने को मिलेगा, बट क्रोमोसोम विजिबल अगर पूछे तो आप मेटाफेज का नाम लोगे। एनाफेज में शेप आप पता कर सकते हो, उसका आकार कैसा है, वी शेप है, एल शेप है, कौन से शेप का है, देखना। अब जैसे ही मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचा तो ये होगा क्या, ये भाई साहब अब धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे। ये आपका क्या था, सेंट्रियोल था जो इनको खींच के अपनी तरफ ले आ रहा है अब, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जो क्रोमोसोम का नंबर था पहले मेटाफेज तक, जब तक ये सेंट्रियोल, जब तक आपका ये सेंट्रोसोम डिवाइड नहीं हुआ था, तब तक तो सेम था क्रोमोसोम का नंबर। जब आप एनाफेज में एंट्री करते हो ये स्प्लिट हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ क्या, सेंट्रोमियर आपका डबल हो गया, मतलब क्रोमोसोम आपका डबल हो गया। इसको कहते हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे आपका क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, कहाँ पर, एनाफेज में। इसलिए ये लाइन भी लिखी है एनसीईआरटी में कि आपका क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम रहता है अप टू मेटाफेज, लिखा है कि मेटाफेज तक रिमेन सेम रहता है। डायरेक्ट मेटाफेज नहीं लिखा है, आगे फर्दर तक लिखा है, बट आप ध्यान दोगे तो मेटाफेज तक होता है। एनाफेज में कुछ टर्म के लिए आपका क्या होता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये तो सेंट्रोमियर था क्रोमोसोम का और ये ऐसे खींचे चले गए ऊपर की तरफ, ये ऐसे खींचे चले गए ऊपर की तरफ, ये सारे ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे उल्टा।
इनकी जो आर्म्स थी ये किस साइड है, ये पीछे की तरफ लैगिंग है, इसको मैं लैगिंग बिहाइंड कह लूँ, लीडिंग स्ट्रैंड मतलब इनको हम कहते हैं। देखो ये पीछे की तरफ गई, इन सभी को ये धागों ने अपने तरफ खींचा ही तो था। अब जैसे ही ये सारे आपस में एक कोने पे जाके क्लस्टर हो जाते हैं, तब आपका आखिरी फेज आता है जिसको आप टीलोफेज बोलते हो। वहाँ पर दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन होता है किन चीज़ों का, आपके न्यूक्लियर एनवेलप का और बाकी सेल आपके ऑर्गेनेल्स का। क्योंकि अब आपका न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया ना, तो बाकी सारी चीज़ें उसको कवर करने के लिए न्यूक्लियर एनवेलप और सारी चीज़ें वहाँ होंगी, कहाँ, टीलोफेज में। तो यहाँ की कहानी क्या आपको समझ आई? इसको हम बोलते हैं, देखो टीलोफेज में होगा क्या, क्रोमैटिड्स स्प्लिट होंगे। एक सेकेंड, क्रोमोसोम आपका यहाँ पे स्प्लिट होगा, क्रोमैटिड्स तो सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि अब आपके अलग अलग क्रोमैटिड बन जाते हैं। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि क्रोमोसोम्स आपके स्प्लिट हो जाते हैं एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, फिर दूर दूर ऐसे भागने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बोल दूँ कि आपका ये जो सेंट्रोमियर होता है ये कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स पोल। सेंट्रोमियर ये पोल की तरफ ही तो जा रहा होता है, सेंट्रोमियर का कोना। सेंट्रोमियर मूव टूवर्ड्स पोल एंड आर्म्स कहाँ पर हैं, पीछे की तरफ हैं, आर्म्स लीडिंग बिहाइंड। इनको पीछे की तरफ से आर्म्स इनकी जाती हैं पीछे की एंड से, ठीक है। तीसरी बात जो कि इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली है कि यहाँ पे क्रोमोसोम का शेप आप पता कर सकते हो। अभी बताया था क्रोमोसोम का शेप आप इजीली स्टडी कर सकते हो। क्रोमोसोम का शेप आप यहाँ पे इजीली स्टडी कर सकते हो। कहाँ पर, एनाफेज की स्टेज में। इसी का जस्ट जब आप आगे बढ़ोगे, जिसको टीलोफेज बोल रहे हो, थोड़ा सा देख लेते हैं टीलोफेज में, यहीं पर आगे देखो। क्या है टीलोफेज? टीलोफेज ध्यान देना, कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, अब धीरे धीरे आपका न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो गया। इसी को कहते हैं रीअपीयर हो रहा है ये सारी चीज़ें। और जो क्रोमोसोम्स था आपका वो वापस से अब क्रोमैटिन में कन्वर्ट होने लगा। जैसे जैसे आपने रुमाल को मोड़ा था, कंडेंस किया था, तो शेप बनी थी, अब आप उसको अनकॉइल कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो, मतलब दोबारा आप उसे नॉर्मल कर रहे हो, तो वो वापस धागे में कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पर अब आपका ये धागा वापस से ऐसे उलझा हुआ दिखने लग जाएगा आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी क्या दिखने को मिलेगा, धीरे धीरे आपको वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो जो गायब हुए थे वो रीअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रीअपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ टीलोफेज के स्टेज में, कि यहाँ पर दोबारा से, या आप कह सकते हो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है किन चीज़ों का, ये दोबारा से रीअपीयर हो रहे हैं, दोबारा से हमें दिख रहे हैं, ठीक है। वहाँ कंडेंसेशन हुआ था, यहाँ आप बोलोगे डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो होगा क्या, क्रोमैटिन अपीयर होगा, क्रोमैटिन दिखने लग जाएगा।
क्रोमेटिन दिखेगा, साथ ही साथ क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप दिखेगा, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर होगा एंड न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया एंड अदर रीफॉर्म होंगे, मतलब दोबारा से ये आपको बने हुए दिख जाएंगे। एट द एंड होगा क्या, ये न्यूक्लियस आपका 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, मतलब क्रोमेटिन आपका या जेनेटिक मटेरियल डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में सेपरेट हो जाता है। ये सारी कहानी कहाँ की है, टीलोफेज की कहानी है, ठीक है। यहाँ तक की ये टीलोफेज की कहानी हुई। अभी साइटोकाइनेसिस वाला लास्ट वाला जो पार्ट था आपका, ये तो आपने प्रोफेज के सारे स्टेजेस देखे, ज़रा से एक बार इसे आप नोट डाउन कर लो फटाफट से। देन साइटोकाइनेसिस पे आता हूँ कि साइटोकाइनेसिस होती कैसे, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है, एनिमल में और प्लांट में, दोनों में अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आ जाओ साइटोकाइनेसिस देखते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोकाइनेसिस हम देख रहे हैं 2 में, एक तो एनिमल में देख रहे हैं, एनिमल की सेल में, दूसरा हम किस में देखेंगे, प्लांट की सेल में देखेंगे, प्लांट की सेल में देखेंगे, ठीक है। एनिमल सेल में हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं सेल फ्यूरो मेथड, मतलब फरो मेथड से ये डिवाइड होता है। देखो बताता हूँ अभी क्या होता है, फरो मेथड से डिवाइड होता है। फरो मेथड मतलब क्या होता है, ऐसे बीच में ऐसे गड्ढा बनते चले जाना, इसको कहते हैं फरो मेथड, मतलब पेरीफ्री से सेंटर की तरफ आना। अभी डायग्राम में भी क्लियर करता हूँ, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। इसका क्या मतलब है, जैसे ये था आपका, ये आपका न्यूक्लियस था समझ लो, एकदम प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, तो ये हुआ क्या, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो गया, फिर आप आगे बढ़े, एट द एंड हुआ क्या, ये एकदम कोने तक आ गया और सेल को जस्ट डिवाइड करने वाला है। ये क्या है आपका, और फरो डीप होता चला गया और एंड में हुआ क्या, 2 सेल में ये कन्वर्ट हो गया। इसी को आप क्या बोलते हो, सेल फरो मेथड, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करते 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 आ जाती है। लेकिन जब आप प्लांट सेल की बात करते हो, यहाँ पे मामला थोड़ा सा दूसरा है। देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। ये होता क्या है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन अगर होती है, ये कैसे होती है, जस्ट इसका उल्टा, ये पेरिफेरी टू सेंटर था, ये सेंटर टू पेरिफेरी होता है। अभी क्लियर होगा कि है क्या ये सेंटर टू पेरिफेरी जाता है। एक ही सेल के अंदर बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे डिवीजन होता है। ये समझ लो प्लांट की 2 सेल है, एक का न्यूक्लियस यहाँ है, एक का यहाँ। साइटोकाइनेसिस देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है। इसका मान लो ये न्यूक्लियस था, ये इसकी न्यूक्लियर एनवेलप थी पूरी, ठीक है, ये इसकी पूरी न्यूक्लियर एनवेलप थी। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही, पूरे न्यूक्लियर एनवेलप से ये घिरा हुआ था। और हमें ये चीज़ पढ़ा है, हम अगर सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ भी आएगी कि यहीं पे ही इनका गोल आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं पे आपकी कहीं गोल्जी बॉडी होगी, ये सब प्रेजेंट होते हैं।
और इन सब का काम होता है ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स बनाना, ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स बनाना। इसी में से तोड़ तोड़ के समझ लो, निकाल लो। यहाँ पर भी होंगे ऐसे ही, यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये ऐसे ही समझ लो यहाँ पर भी होंगे। तो ये भी तो वेसिकल्स बनाएंगे। यही वेसिकल्स, ये जो आपके छोटे छोटे वेसिकल्स ये बना रहे हैं, ये वेसिकल्स धीरे धीरे बीच में से, मतलब ये सारे वेसिकल्स बीच में इकट्ठा हो के धीरे 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 ऐसे आना शुरू होते हैं। देखो ये वेसिकल्स मान लो इसने यहाँ से भेजा, एक यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से किसी ने दोबारा भेज दिया, यहाँ आ गया, इसने यहाँ से भेजा यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ से आया। मतलब ये ऐसे करते करते होगा क्या, ये बीच में से पूरा का पूरा एक पूरी लेयर बना देगा। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, सेल प्लेट कह रहा हूँ अभी के लिए। यही बाद में मैच्योर होके मिडल लैमिला बना देगी, मिडल लैमिला। ये क्या होता है, ये वही चीज़ है, जैसे मिडल लैमिला होता है एक सॉफ्ट चीज़। जब आम पक जाता है तो उसकी डंठल होती है ना, वो टूट के फिर गिर जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो वो मिडल लैमिला मतलब डिज़ोल्व होने लग जाता है। यही मिडल लैमिला बाद में फर्दर डिज़ोल्व होगा, फर्दर डिज़ोल्व एंड सेल डिवाइड। ये हो क्या रहा है, देखो ये यहाँ पे तो पहली लेयर बनी, ठीक है। दूसरी लेयर ये अपने अंदर के तरफ बनाते हैं डिपोजिशन करके, कुछ सेलुलोज, कुछ ऐसे हार्ड मटेरियल डिपॉजिट करते हैं, ये यहाँ से और ये यहाँ से, दोनों तरफ से, कुछ ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ये ऐसे हार्ड मटेरियल डिपॉजिट कर रहे होते हैं। अब इनके केस में होगा क्या, डिपॉजिट करते चले जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है अंदर के साइड में। ये क्या है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन थी, सेल वॉल फॉर्मेशन। अब जैसे ही सेल वॉल बन जाती है, मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल होती है हमें पता है, जब ये सेल वॉल बनी तो अब इस लेयर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यही लेयर क्या होती है, धीरे 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 डिज़ोल्व होने लग जाती है, और मिडल लैमिला में कन्वर्ट होने के बाद, डिज़ोल्व होने के बाद टूट जाती है, और फाइनली आपका ये सेल दो भाग में डिवाइड हो जाता है। जगह कम थी इसलिए ऐसे ही बना दिया, ये ऐसे दो भाग में बट जाता है, और इसकी सेल वॉल भी ऐसे अंदर साइड, मतलब बाहर से होती है, तो खाली दिखाने के लिए सेल वॉल से घिरा हुआ सेल इनका बन के तैयार हो जाता है। ये साइटोकाइनेसिस की कहानी है किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। क्या ये चीज़ें समझ आई या आ गई हो? एक बार सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा इसको हम आगे करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी हम क्या देखने जा रहे थे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के फ़ायदे क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ये सेल रिपेयर में भी तो हेल्प कर रहा होता है। जैसे मैंने बताया था कि हम गिरते हैं, टिश्यू रप्चर हो जाता है, कोई टिश्यू यहाँ से रप्चर हो गया, ये है क्या, ऊपर की लेयर, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के आसपास की जो भी सेल्स गई, मतलब बीच की जो सेल्स गई हैं, उसको आसपास के सेल्स क्या करेंगे, दोबारा डिवाइड करके रिपेयर करेंगी। रिपेयर का काम सिर्फ एपिडर्मिस में ही नहीं होता। ये आपकी गट है, मान लो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से गई, स्टमक आया, इंटेस्टाइन आया, तो वो एसिड से अगर उसकी दीवार कुछ रप्चर हुई है तो वो भी मैनेज होती है। या ब्लड के अंदर कुछ सेल्स हैं वो मर गए, उन्हें दोबारा से बनाना है, तो मतलब सेल रिपेयर में तो इनका काम आ रहा होता है माइटोसिस का। सेल रिपेयर में वो भी कहाँ कहाँ पर, एक तो एपिडर्मिस में, दूसरा
अभी एक एपिडर्मिस बना है और आपका इनर लाइनिंग ऑफ गट या इनर वॉल ऑफ गट कह लो, ठीक है। एक इनर लाइनिंग ऑफ गट कह लो या इनर वॉल ऑफ गट कह लो या एपिडर्मिस की बात कर लो, वो भी तो एक बात है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है, सेल रिपेयर की चीज़ें आ रही थी। साथ ही साथ आप एक और चीज़ देखोगे कि माइटोसिस होती जब है, माइटोसिस होते वक्त क्या होता है, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिवाइड हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, तब माइटोसिस होती है। तो ये हमें पता है ना कि माइटोसिस occur due to disturbance in ratio of nucleus and cytoplasm। इसी को तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब कहते हैं। तभी तो आपकी सेल डिवाइड करती है, जब आपका न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशियो आपका क्या होता है, डिस्टर्ब हो रहा होता है, तभी सेल क्या होती है, डिवाइड करती है, ठीक है। ये मेनली यहाँ तक सारी बातें लिखी हुई थी, ठीक है। लास्ट टू लास्ट एक और बात आपकी इसमें लिखी हुई है कि आपकी जो मेरिस्टम होती है, जब आप प्लांट में पढ़ोगे, प्लांट एनाटॉमी में, एक होती है एपिकल मेरिस्टम जो ऊपर के तरफ ग्रोथ कराती है, एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल्स होती हैं वो माइटोसिस कर रही होती हैं, और जो रूट के तरफ ग्रोथ कराती है वो भी क्या है, मेरिस्टम है, जिसको रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हो। एक होता है जिसको लेटरल मेरिस्टम कहते हो, जो चौड़ाई बढ़ाती है प्लांट का, तो ये भी मेरिस्टम क्या है, माइटोटिक। तो ये माइटोसिस की कुछ सिग्निफिकेंट लिखी थी, यहाँ से ऐसा बहुत ज़्यादा सवाल आए नहीं है, बट कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक सी हमें बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक हमने माइटोसिस को पूरा वाइंड अप किया, अच्छे से सारी चीज़ें कवर की हैं, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है एनसीईआरटी की, आप रीड करना सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम अपना कवर करने वाले हैं मियोसिस को काफ़ी अच्छी तरीके से। तो तब तक आप रीड करिए और बने रहना, और तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, रिवाइज़ करके आना, मज़े आएंगे। थैंक यू सो मच।